अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नेमतुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब क्रिकेट चैनल। तो पाकिस्तान और पाकिस्तान की क्रिकेट वर्ल्ड कप में जो डिबैकल हुई उस पर बात करेंगे। ईद का दूसरा दिन है, कल मैं वीडियो नहीं बना सका। सबसे पहले तो आप लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। तो पाकिस्तान जो क्रिकेट का जो डिबैकल हुआ है और एग्ज़िट हुआ पाकिस्तान का, बहुत ही सैड एग्ज़िट हुआ है इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का। मतलब इतने प्रॉब्लम्स हैं इस टीम में कि समझ नहीं आती कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे जाके ख़त्म करें। यूएसए के हाथों पाकिस्तान को शिकस्त हुई, जो कि पहली दफ़ा वर्ल्ड कप में शिरकत कर रही थी। एक एसोसिएट टीम जिनको सिर्फ खेलने का मौका इसलिए मिला क्योंकि अमेरिका मेज़बानी कर रहा था इस वर्ल्ड कप की। कोई एक्सपोजर नहीं था उस टीम का। ज़्यादातर मांगे तांगे के खिलाड़ी, कोई इंडिया से, कोई पाकिस्तान से, को कहीं से, और ज़्यादातर प्रोफेशनल खिलाड़ी भी नहीं थे इस टीम में। लेकिन उस टीम ने पाकिस्तान को पिछाड़ दिया, और एक दिन में एक दफ़ा नहीं, दो बार पिछाड़ा एक किस्म से। क्योंकि पाकिस्तान पहले जो प्रॉपर T20 20 ओवर की गेम थी उसमें आखिरी ओवर में 15 रन का हारा, सिर्फ दिफा नहीं कर सके। उसके बाद सुपर ओवर में फिर मौका मिला पाकिस्तान को कि यूएसए को हरा सके। तो वहाँ पे जो है मोहम्मद अमन ने 18 रन कंसीड कर दिए। वो बहुत बड़ा महंगा उन्होंने ओवर किया। फिर इसके बाद हमारे बैटर्स ऑब्वियसली टारगेट को अचीव नहीं कर सके, जिसकी वजह से पाकिस्तान को इस मैच में शिकस्त हुई। फिर दूसरा मैच भारत के ख़िलाफ़, जहां पाकिस्तान को सिर्फ 120 रन का टारगेट मिला जीतने के लिए, तो वहाँ भी हमारे बल्लेबाज 120 रन तक नहीं बना सके। आखिरी 36 बॉलों पे 40 रन चाहिए थे और मेरे ख्याल 7 विकेटें पाकिस्तान के हाथ में थी। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी बैट्समैन ने क्रम्बल किया और इस मैच में भी पाकिस्तान को शिकस्त हुई। उसके बाद 2 मैचेस पाकिस्तान ने जीते ज़रूर, लेकिन उन मैचेस के जीतने को कोई फ़ायदा नहीं था। क्योंकि वो टीम जो कि बैसाखियों के सहारे चल रही हो, जो कि अगर मगर की सूरत हाल पे हो, जो कि चाहती हो कि दूसरी टीम में फ़लाँ को हरा दे, फ़लाँ को हरा दे और बारिश हो जाए तब हम आगे पहुंच जाएं। खुद कुछ नहीं करना और दूसरों के सहारे ढूंढने और बैसाखियों का सहारा लेना, और ये तवक्को रखना कि हर दफ़ा कुदरत का निज़ाम आए और इनकी मदद करे। खुद मदद नहीं अपनी करनी, कुदरत के निज़ाम पे हर दफ़ा तकिया करना कि कुदरत का निज़ाम इनकी मदद करे, जिस तरह 2022 में हुआ और उससे पहले भी ऐसा होता रहा है। लेकिन इस दफ़ा कुदरत ने भी इनको ऐसा चपेड़ा मारा है कि ये अभी याद रखेंगे कि हर दफ़ा कुदरत साथ इस तरह से आपका नहीं देगी। जब तक आप अपनी मदद नहीं करेंगे, अल्लाह ताला भी आपकी मदद नहीं करेगा। जब टीम में इंतशार होगा, आपस की लड़ाइयाँ होंगी, कैप्टनसी के ऊपर लेके फड्डे होंगे, एक दूसरे से बोल चाल तक भी बंद होगी, जब इस तरह के इलफेटेड चीज़ें हमारी क्रिकेट में होंगी तो यही हमारी क्रिकेट की तबाही का सबब बनती रहेंगी। ऐसी चीज़ें माजी में भी इसी तरह देखने में आया कि जब भी टीम में यूनिटी नज़र नहीं आई, कोई इत्तेहाद नज़र नहीं आया, तो टीम ने हमेशा स्ट्रगल किया है। और इस दफ़ा तो जो पाकिस्तान का जो सूरत हाल हुई है, मैं ये लोएस्ट पॉइंट है पाकिस्तान की T20 क्रिकेट में एटलीस्ट, कि हम यूएसए जैसी नो आमूज टीम से हार जाएँ। फिर भारत के ख़िलाफ़ एक ऐसा मैच जो कि उन्होंने तश्तरे में हमें रख के गिफ्ट किया था कि ले जी आए हैं, 120 रन बनाए और ये मैच जीत के चले जाए हमसे। लेकिन हमने वही तश्तरी उनको शुक्रिया के साथ उनका गिफ्ट उनको वापस कर दिया, बल्कि उनको गिफ्ट तोहफ़ा दे दिया कि नहीं भाई हमारे हाथ खड़े, हम 120 रन भी नहीं बना सकते। जब तक टीम सिलेक्शन में अकरबा परवरी होगी, नेपोटिज़म होगी इस तरह की, और प्लेयर्स को सिलेक्ट मेरिट पे और फॉर्म पे सिलेक्ट नहीं किया जाएगा और मफरूज़ों पे टीम बनाई जाएगी, जिस तरह के आज़म खान के बारे में, साम यूब के बारे में कहा गया कि ये जी CPL में छक्के मारते रहे हैं, बड़े कामयाब रहे हैं। भाई आपने ये तक तो सोचा नहीं कि पहला राउंड तो अमेरिका में है, क्या आप में इतनी सख्त भी है कि आप अमेरिका के वाले राउंड में कामयाब हो के सुपर 8 में जा सकें। छक्के तो तभी आप मारते ना आपके बैट्समैन साम यूब या आज़म खान, कि अगर आप वेस्ट इंडीज़ का सफ़र करने में कामयाब होते। आपका सफ़र तो यहीं तमाम हो गया। यानी कि 15 रुकनी जो स्क्वाड सेलेक्ट किया गया बाबर आजम की मुशावरत से, और सेलेक्टर्स ने जो स्कोर दिया उसमें से कम 6 से 7 ऐसे प्लेयर्स थे जिनके अपने फॉर्म और अपने मौजूदा फिटनेस के ऊपर किसी तौर भी जगह नहीं बनती थी। तो मैं तो कहूँगा कि ये यारी दोस्ती अलावन लेके गए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो है बाबर आजम जो है कप्तान, ये यारी दोस्ती की टीम खिलाई जाएगी। उन्होंने मेरिट पे सिलेक्शन नहीं हुई। अगर मेरिट पे सिलेक्शन होती तो ये सूरत हाल ना होती। 5-6 डोमेस्टिक के बेहतरीन परफॉर्मर्स जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, जिस तरह से साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा, उसके अलावा हसीबुल्ला, मोहम्मद हारिस,
इन सब को निगलेक्ट किया गया। फिर मोहम्मद अली की शानदार परफॉर्मेंसेस थी PSL में, इसी तरह उसामा मीर की भी, उनको भी निगलेक्ट करके जो ना शादाब खान को बज़िद ज़बरदस्ती खिलाया गया, ले जाया गया। इसी तरह आज़म खान की इतनी बुरी फिटनेस के बावजूद उसको सेलेक्ट किया गया और उसको खिलाया गया, जिसके नतीजे पाकिस्तान को भुगतना पड़े। इब्रार अहमद को अगर सेलेक्ट किया भी तो उसको नहीं खिलाया गया, क्योंकि बाबर आज़म को पता था कि अगर इब्रार अहमद खेला तो वो परफॉर्म करेगा और उसके दोस्त शादाब खान की टीम में जगह पक्की नहीं रहेगी और उसको इब्रार अहमद के लिए जगह छोड़नी पड़ेगी, जिसकी वजह से उसको इब्रार अहमद को मौका नहीं दिया गया। इसी तरह बाकी जिस परफॉर्मेंस की मैंने बात की, तो जब तक टीम में इसी तरह की लड़ाइयाँ होती रहेंगी, कोई कप्तानी के लिए रो रहा है, कोई वाइस कप्तानी के लिए रो रहा है, कोई कह रहा है मुझे क्यों उठाया, क्यों कह रहा है मुझे क्यों दोबारा कप्तान नहीं बनाया जा रहा, कोई किस तरह का क्या मसले मसाइल इतने मतलब हैं। इस क्रिकेट में यूनिटी नाम की कुछ चीज़ नज़र नहीं आई। किसी मैच में हमारे प्लेयर्स जान मारते हुए नज़र नहीं आए। फील्डिंग का म्यार देख रहे हैं, इंतहाई पैथेटिक। कैप्टनसी तो बिल्कुल ही थर्ड क्लास किस्म की थी। जिस तरह से अमेरिका के खिलाफ मैच में देखा कि आखिरी ओवर में और आखिरी बॉल पे जिस तरह मिड ऑन और मिड ऑफ को अप रखा गया, और उसी तरह बॉलर उसी तरह का, जिस तरह का नाअहल कप्तान उसी तरह का नाअहल बॉलर। ठीक है, जब इस तरह की प्लानिंग होगी कि आप 160 रन का दिफा नहीं कर सकते अमेरिका की टीम के ख़िलाफ़, फिर दूसरे मैच में आपके बल्लेबाज इतने पैथेटिक है कि वो 120 रन का दिफा नहीं कर सकते, चेस नहीं कर सकते, तो फिर आप समझ लें कि आपके क्रिकेट का क्या हाल है। हमारी क्रिकेट, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुकी है T20 क्रिकेट में। वो टीम जो एक वक्त पे नंबर 1 टीम बन गई थी T20 क्रिकेट में, लगातार 13 सीरीज़ें पाकिस्तान ने और शायद 11 सीरीज़ें जीती थी सरफराज अहमद की कप्तानी में, लेकिन बाद में जिस तरह से साजिश के तहत उसको निकाला गया और बाबर आजम के ग्रुप ने यरगमाल बनाया क्रिकेट टीम को, और उसके बाद से ये जो सूरत हाल है, पाकिस्तान बड़े टूर्नामेंट्स में आके पाकिस्तान के हाथ पांव फूल जाते हैं। चाहे वो एशिया कप की आप बात कर लें 2022 के श्रीलंका के खिलाफ फाइनल की, या फिर आप 2022 के वर्ल्ड कप की बात कर लें जहाँ फाइनल में पाकिस्तान पहुँचा, और उसके बाद 2023 में जो वनडे वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान का बुरा हाल हुआ वो तो सबके सामने ही है। तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब ने बात तो ज़रूर की है कि जी इस टीम को पोस्टमार्टम होगा, सर्जरी होगी, लेकिन ये बातें कहने की हद तक रहीं तो फिर मसाइल यूँ के त्यों रहेंगे। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान टीम में जनरली ऑपरेशन क्लीन अप किया जाए और मेरिट पे टीम को सिलेक्ट किया जाए, और जो आधी फिटनेस के हामिल लोग हैं जिनका स्किल सेट बिल्कुल ज़ीरो है और उन्होंने अपने 70-100 मैचेस खेलने के बावजूद पाकिस्तान को सवाई 1-2 मैचेस के कहीं कोई मैच नहीं जितवाया हुआ, और जब भी उन पे ज़िम्मेदारी आती है वो पाकिस्तान को बीच मुंदार में छोड़ के चले जाते हैं। यही हाल बाबर आजम और रिजवान का है, जो कि वैसे तो बड़े रन्स करते हैं, परफॉर्मेंसेस देते हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में जब उनके ऊपर ऑनस होता है कि वो सीनियर प्रो का किरदार अदा करें और विकेट पे स्टे करें और पाकिस्तान को मैच जितवाएं, वो इंतहाई घटिया और इरी शॉट्स मार के आउट हो जाते हैं और टीम को खुदे लाइन लगा देते हैं, जिस तरह भारत के ख़िलाफ़ रिजवान ने किया। उससे पहले साथ फ़खर जमान ने भी इसी तरह की बहुत फजूल सी शॉट मार के विकेट गवाई थी और पाकिस्तान को प्रेशर राइज़ किया रहा था इस मैच में, और पाकिस्तान इन द एंड वो मैच हारा। तो जब तक सीनियर प्रोज जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होंगे, जब तक मेरिट पे सिलेक्शन नहीं होगी, डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर्स हैं साल से जो परफॉर्म करें उनको मौका नहीं मिलेगा, और सिर्फ PSL के बेसिस पे जब तक टीम सिलेक्शन होती रहेगी, हमारी T20 का ज़वाल मज़ीद होता रहेगा, हमारी T20 क्रिकेट ऊपर जाने के बजाय मज़ीद नीचे आती रहेगी। तो ज़रूरत इस बात की कि पाकिस्तान जो क्रिकेट, एक तो सिलेक्शन कमेटी ऑनेस्ट लोगों पे मबनी हो, जो कि ऑनेस्टी के साथ सिलेक्शन करे टीम की, अकरबा परवरी ना हो। ये जो टीम में ग्रुपिंग है इसका हर हाल में ख़ात्मा करना पड़ेगा। बोर्ड को खुद पावरफुल होना पड़ेगा, एक पावरफुल कप्तान को इख्तियारात देने पड़ेंगे, लेकिन उसकी अकाउंटेबिलिटी भी करनी पड़ेगी। अब रिसेंटली सुनने में आया कि जो सेंट्री कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू किया जाएगा, तो ये तो अच्छी बात अगर ऐसा हो जाए। और कॉन्ट्रैक्ट्स हमेशा परफॉर्मेंस बेस्ड होने चाहिए, सीनियरिटी बेस्ड नहीं होने चाहिए। ये कोई बात नहीं कि जी एक जो सीनियर है उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, भाई अगर वो परफॉर्म ही नहीं कर रहा था उसको किस बात के आप पैसे दे रहे हैं। डिडक्शन होनी चाहिए प्लेयर्स पे, ये दबाव भी होना चाहिए कि अगर हम परफॉर्म करते हैं फिर तो हमें रिवॉर्ड मिलता है, लेकिन अगर हम अंडर परफॉर्म करते हैं और गैर जिम्मेदारी से खेल के अपनी टीम को हरवाते हैं तो हमारी अकाउंटेबिलिटी भी होगी
हमारी जो सैलरी है उसमें डिडक्शन भी होगी, हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी जा सकते हैं। जब प्लेयर्स के ऊपर ये दबाव होगा तो प्लेयर्स यकीनन अच्छा परफॉर्म करेंगे और ज़िम्मेदारी से खेलेंगे। और इसके अलावा माजी में देखते हैं कि टीम के टूर्स होते थे, अंडर-19 के टूर्स होते थे जिससे बैकअप पाकिस्तान को मिलता था। अब वो चीज़ें कुछ अरसे से बंद हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बैकअप टैलेंट उस तरह से मिल नहीं रहा, और जो हैं भी उनको नहीं खिलाया जा रहा, क्योंकि जो सीनियर खिलाड़ी खेल रहे हैं उनको लगता है कि हमारी जगह मारी जाएगी। वो चाहते हैं कि हम परफॉर्म भी ना करें लेकिन इसके बावजूद टीम में रहें। अब लोग बात करते हैं कि जी इमाद वसीम को लाए, आमर को लाए इसलिए कि जी हमारे पास बैकअप नहीं है। क्यों नहीं है भाई आपके पास बैकअप? आपके पास अब आसिफ अफरीदी को आप 5 मैचेस खिला सकते थे, आपको ज़मान खान को वर्ल्ड कप स्क्वाड में होने चाहिए था। ठीक है, बैकअप तो है आपके पास। इसी तरह मोहम्मद हारिस और हसीबुल्ला में से कोई एक आज़म खान की जगह जा सकता था। सलमान अली आगा और फरहान साहबजादा फरहान ने इतना परफॉर्म किया हुआ है, ख़ास तौर पर साहबजादा फरहान ने, ये क्यों पाकिस्तान को वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल नहीं हो सकते थे? क्या मजबूरी थी कि साइम अयूब जो इंतहाई आउट ऑफ फॉर्म में टैलेंटेड बैट्समैन है, फ्यूचर है पाकिस्तान क्रिकेट का, लेकिन जब वो उसको इतने मौके मिले और आउट ऑफ फॉर्म था तो उसको क्यों ले जाया गया? शादाब खान पिछले 1-1.5 साल से इतनी पैथेटिक बॉलिंग कर रहा है, उसको क्यों साथ कैरी किया गया? इमाद वसीम को जाने की क्या मजबूरी थी? क्या 1 आध साल पहले मेहरान मुमताज़ को पाकिस्तान क्रिकेट में इंट्रोड्यूस करा के T20 क्रिकेट खिलाई जाती तो क्या वो एक डिसेंट ऑलराउंडर के तौर पर सामने नहीं आ सकता था? बिल्कुल आ सकता था। सेम इज़ द केस विद यासर मिन्हास, अरफात मिन्हास, अब एक पार्टन। तो इन बैकअप तो हमारे पास था। मसला ये था कि इनको खिलाया इसलिए नहीं जाना था क्योंकि फिर यारी दोस्ती नहीं निभा सकता था बाबर आजम, अपनी चॉइस के खिलाड़ियों को नहीं ले जा सकता था। अगर इन प्लेयर्स को, टैलेंटेड प्लेयर्स को मेरिट पर मौका मिलता तो ऑब्वियसली जो लोग मेरिट पे नहीं थे, ख़ास तौर पर अपने करंट फॉर्म और फिटनेस की बेसिस पे, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे मेरिट पे नहीं थे। शादाब खान बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, और लेकिन मौजूदा फॉर्म के ऊपर जो पिछले 1-1.5 साल से उसकी बॉलिंग परफॉर्मेंसेस थी तो उसकी टीम में बिल्कुल जगह नहीं बनती थी, जस्टिफाइड नहीं थी। और आज़म खान की और इफ्तिखार अहमद की भी प्लेस जस्टिफाइड नहीं थी। तो बहरहाल अब वक्त आ गया कि इस टीम को रिवैम्प किया जाए, कम से कम 6 से 7 होल सेल चेंजेस की जाएँ, और यंगस्टर्स जिनके स्किल सेट बेहतर हैं T20 क्रिकेट के लिहाज से, पावर हिटिंग बेहतर है, जो कि मौजूदा दौर की T20 क्रिकेट के तकाज़ों के मुताबिक बैटिंग कर सकते हैं, और मेंटल अप्रोच जिनकी बेहतर है, मेंटली टफ है, इस तरह के कुछ प्लेयर्स को मौका दिया जाए ताकि अब 2 साल का वक्त बाकी है पाकिस्तान के लिए अगले वर्ल्ड कप तक। अगर सही अप्रोच के साथ टीम बनाई जाए और मेरिट पे टीम सेलेक्ट की जाए तो उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम अगले वर्ल्ड कप में बेहतर नतीजे दे सकती है। बाकी कैप्टनसी बहुत पैथेटिक है बाबर आजम को फिल फॉर रिमूव किए जाने की ज़रूरत है। किसी बेहतर और यंग प्लेयर को जो इसमें कैप्टनसी के जर्म्स हों उसको कप्तान बनाया जाना चाहिए, ताकि पाकिस्तान को मुस्तकबिल में वो बेहतर तरीके से सर्व कर सके। और इस तरह की डिबैकल जो इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ हुई है, ऐसी डिबैकल को पाकिस्तान को दोबारा सामना ना करना पड़े। तो लेट्स सी के जो मोहसिन नकवी साहब ने दावे तो बड़े बड़े किए हैं कि इस टीम में सर्जरी होगी, ऑपरेशन क्लीन अप होगा। लेट्स सी ऑपरेशन क्लीन अप होता है या नहीं होता, या घूम फिर के बाद वहीं के वहीं आ जाती है। तो इस पे देखते हैं आगे मुस्तकबिल में कोई डेवलपमेंट होती है तो उस पर ज़रूर मैं बात करूँगा आपसे। तो इस वीडियो तक के लिए तो इतना ही है, लेकिन जाते जाते जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, पहली दफ़ा चैनल पे आए चैनल को देख रहे हैं, उनको उससे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस आप लोगों को बर वक्त पहुँचें। और अगर वीडियो पसंद आए कहीं से भी तो उसको लाइक और शेयर करना भी मत भूलें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप लोग रखें अपना बहुत सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।